जी, विदेश नीति के मामले में भी जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा कि हमारे विदेश मंत्री जी वहां पर महीनों कैंप किए अमेरिका में कि भाई एक तो हमको चिट्ठी दे दो, एक तो हमको न्योता दे दो। हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे नेता को उसको नहीं मिला। और आज वहां से पहली खेप रवाना कर दी गई, 250 लोगों की पहली खेप आई है। अपना बांछान को उनको इनके भेज दिया गया। इसके पहले बाहर ये कहा जा रहा था कि मोदी जी ने तो अपने सारे भारतीयों का आह्वान कर दिया है और वहां से सब लोग आ जाओ भारत में, और यहाँ पर सब आप लोगों का और इस तरीके से अमेरिका की पूरी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो यह जो स्थिति, क्या इसका भी जवाब ये लोग सदन में मतलब देंगे? इतनी बड़ी घटना हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों हमारे हो रही है, हमारे देश के संबंधों में हो रही है, चीन के संबंध में हो रही है, लेकिन संसद में राष्ट्रपति के भाषण में इसका जिक्र तक नहीं हुआ। तो संसद में यह सन्नाटा कब तक छाया रहेगा रवि जी? शुक्रिया तिवारी जी। नमस्कार आपको, को पैनलिस्ट और दर्शकों को। मैं अपने सभी पूर्व वक्ताओं को, विद्वान वक्ताओं को सुन रहा था, थोड़ा तरस खाओ प्रधानमंत्री के ऊपर। हमारे यहाँ ये होता है, मैंने देखा है कि कभी, अब वैसे तो आपने भी सुना होगा, एक मुहावरा है, आंख के अंधे नाम नैनसुख। तो नाम तो नैनसुख हो सकता है, और मैं ये देखता हूं, हमारे यहाँ बहुत देखता हूं ब्रज क्षेत्र में, यूपी में, कि जो बिल्कुल आवारा टाइप का होगा ना, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, दिन भर झूठ बोलेगा, उसको लोग, गांव के लोग नेताजी कहने लगते हैं। वैसे ही जिसकी हालत खराब है पूरे गांव में, मतलब जिनके लिए दोनों टाइम का खाना मुश्किल हो रहा है, उनका नाम नंबरदार रख देंगे। तो नाम उल्टे रख दिए जाते हैं। ये ये परंपरा रही है। और आप ये देख लीजिए, डंका इसीलिए बज रहा था। आपने इस समय की घटना का जिक्र किया है, लेकिन इसके पहले जब उनके परम मित्र रहे हैं ट्रंप, या उसके पहले ओबामा साहब, चीन के राष्ट्रपति भी उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। तो ये सारी मित्रताएं जो दिखाई जाती है, मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कब आया था, कहां से इन्वेस्टमेंट आया? एक बड़ी डील अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी बड़े कंट्री के साथ, जिसका फायदा इस देश को हुआ है। आप घूमते रहते हैं सारे दुनिया में, लेकिन आप इस देश को ये बताइए कि वहां से ये डील हुई है और यहां उसकी वजह से इतना इन्वेस्टमेंट आया है, या ये टेक्नोलॉजी आई है। साथ में जो पप्पू प्रोजेक्ट था, वो भी इसी वजह से था। उनको मालूम था कि हमारे सामने हम सामना किसका करवाना है। तो ये सवाल इधर आएंगे, उसके पहले ही हम इन सवालों को दूसरी तरफ कर दें। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आप जब कह रहे थे, अभी किसने एआई पे कुछ कहा कि एआई को वो बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या बोले प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी एआई के बारे में क्या जानते हैं कि वो बोलेंगे? और बोलना उनकी आदत है। ये संभव नहीं कि वो चुप रह सकते हैं। वो सर्वज्ञाता हैं, क्योंकि सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। अब उनको क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ यह है कि वो कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको वो जानते नहीं है। उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, उनसे उनसे ज्यादा स्ट्रेटेजी वाला कोई आदमी नहीं है, काबिल आदमी नहीं है। एक साथ वैज्ञानिक भी हैं, वो गणितज्ञ भी हैं, वो साहित्यकार भी हैं, टीचर भी हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम है आज की तारीख में, जब आप देख रहे हैं कि बड़ा सवाल ये है सच में, एक तो जो प्रवृत्ति है अधिनायकवाद की, और दूसरी बात है ये कि जवाब किस बात का है। आप जिस समय बजट पेश कर रहे हैं, आपने कहा कि 12 लाख की जो इनकम टैक्स वाली रिबेट है वहां तक का। इसके अलावा ये कितने साल से पेंडिंग था ये? आप देखिए 14 में क्या था, और अब आज की तारीख में 14 के बाद जब 24-25 हो रहा है, तो 11 साल बाद आप इतना भी नहीं पहुंचाएंगे क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे मनमोहन सिंह कार्यकाल में 7.8% की एवरेज ग्रोथ रेट रही है। और जो बहुत बड़े हार्वर्ड, जिनके सामने फेल है, हार्ड वर्क वाले हैं, वो हार्ड वर्क वाले, उनका उनका एवरेज ग्रोथ एक ही है। जबकि पहली बात यह है कि इनके किसी भी डेटा पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इस सदन में जिस समय बात हो रही है, कुंभ पे बात हो रही है, हिंदू 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 करने वाली सरकार, हजारों हिंदू मर जाते हैं, उन हिंदुओं की डेटा नहीं दे पा रही है कि कितने मरे हैं और कितने का गायब हैं, और उनके लिए क्या किया जाएगा।
आप दिवालिया हो गए हैं क्या? जो लोग मर गए हैं उनके लिए क्या आप एम्बुलेंस से उनको घर नहीं पहुंचा सकते? और खासतौर से तब जब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 30 मरे हैं। सिर्फ 30 मरे हैं तो देश के किसी भी हिस्से में उनको स्पेशल एम्बुलेंस से और आप सरकारी खर्चे पर क्या उनका उनको अंतिम तौर पर एक अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से नहीं कर सकते? कितनी अपमानजनक तरीके से, कितनी कितनी खराब तरीके से तो बेचारों की उनका देहांत हुआ है लोगों का। कम से कम अब आप बेशर्मी कर रहे हैं जिस समय, और आपने एमएलसी साहब से सवाल किया था मिल्कीपुर का, आपको याद होगा अभी गए हैं मुख्यमंत्री वहां पर, और मुख्यमंत्री वहां एक दलित लड़की के साथ जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं पैनल के साथ साथ देश के सारे लोग जानते हैं उस घटना को। अभी वहां वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा ये जो अपराधी है। आप इस प्रवृत्ति को किस तरह से देखना चाहते हैं, आप बताइए? एक मुख्यमंत्री इतना इतना मतलब क्या कहेंगे उसको? कोई जांच नहीं हुई है, आपने पहले से एक अनुमान लगा दिया, विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, बाद में वो जो घटना के लिए जो लोग पकड़े गए हैं उससे समझ में आ रहा है कि कौन है वो। तो लेकिन आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी पुलिस को, और किस तरह से, कितनी छोटी सोच का आदमी है वो व्यक्ति, किस तरह से कह सकता है कोई मुख्यमंत्री अभी जांच भी नहीं हुई है? और वहीं उसके पहले जब गए थे तो उस समय डींग हाँक रहे थे कि जीरो टॉलरेंस है इस समय हमारी सरकार में। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय ये अपराधी बचाए जाते थे। कौन बचा रहा है अभी इन अपराधियों को? तो इनका हर समय झूठ बोलना, और दूसरा ये है कि अभी परफॉर्मेंस जिस तरह की है, आप इस बजट में देखेंगे जो मेन फ्लैगशिप स्कीम्स हैं इनकी, एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने फिस्कल डेफिसिट उसको कंट्रोल में रखा है। किस कीमत पर रखा है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में? जो हर घर नल और हर घर वो जल वाला, जो हर नल में जल वाला जो प्रोग्राम था, उसमें 40% खर्च हुआ है। पीएम आवास योजना, शहरी आवास योजना, और पीएम ग्रामीण आवास योजना, दोनों में से किसी योजना में 50% खर्च नहीं हुआ है अभी तक, जो पिछले बजट में इन्होंने प्रोविजन किया था। आप नरेगा का बजट उठा के देखिए, कितने साल से लगातार कांस्टेंट रह रहा है। इतने सारे लोग शहरों से बाहर पलायन होना हुआ, उनका ग्रामीण क्षेत्र में गए, नरेगा का बजट नहीं बढ़ रहा है, ना तुम्हारे लोग कोई डिमांड कर रहे हैं इस तरह से। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल दिख रहा है आपको, वो इसलिए दिख रहा है कि जो खर्चा दिखा करना था वो किया नहीं गया, और वो सारा खर्चा उस तरह का है जो नीचे के तबके को जाना था। अब यदि आप हर घर नल वाला ही योजना आप समझें, क्या होने वाला था उसमें? पाइप लग पड़ने थे, लेबर का बहुत बड़ा काम था वहां, और लेबर के साथ कुछ सीमेंट का काम था। ये सारी चीजें बढ़ती, उससे जो इनकम बढ़ती, इंप्लॉयमेंट जनरेट होता। नरेगा पूरी तरीके से ग्रामीण मजदूरों से संबंधित है। तो आपकी जो मेन फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जितनी भी, किसी में भी जब आप खर्च नहीं कर पा रहे हो, और आप इसको आज से नहीं, मैं पहली योजना का आपको जिक्र करना चाहता हूं जिसमें कोई संभावना थी नहीं जिस योजना के फेल होने की, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आप बनारस जाते हैं, और अभी जागृति जी वहीं से हैं, मैं गया हूं वहां, जो जयापुर इन्होंने एडॉप्ट किया था प्रधानमंत्री ने। तो जो अपना गांव, एक पहला गांव जो एडॉप्ट किया गया है, आप उसको डेवलप नहीं कर सके, उसको आदर्श ग्राम नहीं बना सके। आज की तारीख तक 10 साल बाद लगातार सभी सांसदों ने अगर लिए होते, क्या दिक्कत थी? स्टेट का जो बजट होता है, नरेगा का जो सेंटर का जो बजट होता है, और फिर एक प्रतिनिधि अपनी निधि से अगर कहीं कुछ लैप्स हैं उनको पूरा करके क्यों नहीं बना सकता था? लेकिन सिर्फ नारेबाजी की जानी है, और इसीलिए डंका बजने की बात कही जाती है। डंका कभी नहीं बज रहा था। अगर डंका बज रहा होता तो चीन को लाल आंखें दिखाने की जो बात की जाती है, जवाहरलाल नेहरू पर आप कुछ भी कह सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय
या जहां अभी कुंभ में भी जवाहरलाल नेहरू को लपेट के लाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समय जितना बजट इस देश का था उस समय, उतने उससे जाके से अधिक का तो प्रधानमंत्री हमारा विमान खरीद लेता है। उस बजट को भी देखिए, उस समय देश की हालत क्या थी। और पहला बजट तो 196 करोड़ का था। तो आप समझिए उस समय क्या स्थिति थी, और उसमें से क्या क्या बना। यहां तमाम बांध बने, एम्स बना, आईआईटी बना। और तुम बता दो शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है इस समय। अभी खड़गे साहब का जो पूरा भाषण है, आप पढ़िए, काफी वो सुने उसको, इतना मतलब काफी अच्छा कुछ बोला उन्होंने। कंटेंट वाइज अगर देखें तो बहुत प्रभावशाली भाषण है। तो कह रहे शिक्षा बर्बाद कर दिया आपने। 60 हजार स्कूल बंद हैं इस समय, 50,000 और बंद करने जा रहे हैं। स्पेशली यूपी का जिक्र किया उन्होंने, कहा 27,000 बंद करने जा रहे हैं जी। आप जब शिक्षा नहीं देंगे लोगों को, और उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है, तो प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक आप बताइए ना आपकी क्या उपलब्धि है, और डेवलपमेंट देश का जी। कैसे होगा। लोग अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा देश का। अब दूसरा सवाल जो आर्थिक विकास का है, उसमें भी आपके जो जो पैरामीटर्स जितने हैं मनमोहन सिंह सरकार की तुलना में आप बहुत पीछे हैं। तो किसका जवाब दें, और जवाब देने लायक है नहीं तो फिर सन्नाटा ही दिखेगा।